मैं आशीष राज पुरोहित। हम कक्षा 12th जिनके एग्रीकल्चर है यानी कृषि विज्ञान, उनके लिए एग्रीकल्चर का ही एक टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं जिसका नाम है एग्रोनॉमी सॉइल एंड सीड यानी सस्य विज्ञान, मृदा एवं बीज। हमने इसके 3 भाग डिस्कस कर लिए हैं। आज हम इसका भाग नंबर 4 पढ़ेंगे। यदि मैं पिछले तीसरे भाग की बात करूं तो हमने तीसरे भाग में मृदा की उर्वरता को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में पढ़ना शुरू किया था, जिसमें से ए नंबर पॉइंट डलवा के मैंने आपको मृदा की उर्वरता को प्रभावित करने वाले प्राकृतिक कारकों के बारे में पढ़ाना शुरू किया था, जिसमें से हमने 3 प्राकृतिक कारक पढ़े थे। वो कौन कौन से थे? पहला था पैतृक पदार्थ, सेकंड था स्थलाकृति और थर्ड था मृदा आयु। ये हमने 3 मृदा की उर्वरता को प्रभावित करने वाले प्राकृतिक कारकों के बारे में पढ़ा था। आज हम इससे आगे की ओर डिस्कस करेंगे। आगे की ओर मैं कुछ और आपको प्राकृतिक कारकों के बारे में बताऊंगा और इसके बाद हम मृदा की उर्वरता को प्रभावित करने वाले कृत्रिम कारकों के बारे में पढ़ेंगे। चलो, 3 तक आपने लिख लिया। चौथा पॉइंट, मृदा की उर्वरता को प्रभावित करने वाले कारकों के प्राकृतिक कारकों में आप हेडिंग डालो। चौथा पॉइंट, जलवायु। जलवायु यानी क्लाइमेट, यानी जो वातावरण है, जो जलवायु है, वो भी किस प्रकार मृदा की उर्वरता को प्रभावित करती है। जलवायु मतलब बारिश किस प्रकार प्रभावित करती है उर्वरता को। तापमान या वातावरण के अंदर पाई जाने वाली जल की मात्रा यानी शुष्कता या आर्द्रता, ये भी मृदा की उर्वरता को किस प्रभावित करती है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। चलो, चौथा पॉइंट आपने जलवायु डाल दिया। इसमें आगे आप डैश करके लिखो। इसमें लिखो अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में, अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में यानी ऐसे क्षेत्र जहां पे बारिश ज्यादा होती हो। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में अपक्षालन, वैसे भी मैंने लास्ट आपको तीसरा भाग पढ़ाया था, उसमें अपक्षालन के बारे में बता दिया था और भी बता दूंगा मैं। अपक्षालन, अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में अपक्षालन क्रिया द्वारा अधिकांश घुलनशील पोषक तत्व, अधिकांश घुलनशील पोषक तत्व निचले स्तरों में चले जाते हैं, निचले स्तरों में चले जाते हैं, जिससे मृदा की ऊपरी सतह की उर्वरता कम हो जाती है। खड़ी पाई लगाकर नीचे वाली लाइन में लिखो। खड़ी पाई लगाकर नीचे वाली लाइन में लिखना शुरू करो। आप लिखो अधिक तापक्रम मृदा के कार्बनिक पदार्थ का विघटन शीघ्रता एवं सरलता से कर देता है, जिससे इन क्षेत्रों की मृदा उर्वरता कम हो जाती है। खड़ी पाई लगाकर और भी लिखो आगे। अधिक तेज व शुष्क वायु के कारण भी मृदा क्षरण होता है, जिससे मृदा की उपजाऊ क्षमता घट जाती है। अधिक तेज व शुष्क वायु के कारण भी मृदा क्षरण होता है, जिससे मृदा की उपजाऊ क्षमता घट जाती है, चलो, अब बोर्ड के ऊपर अपन समझते हैं। यहां पे आ जाओ। यानी अपन हम पढ़ रहे हैं प्राकृतिक कारक में चौथा कारक यानी क्लाइमेट यानी जलवायु किस प्रकार मृदा की उर्वरता को प्रभावित करती है। मैंने इसमें सबसे पहले लिखवाया अधिक वर्षा वाले क्षेत्र, यानी ऐसे क्षेत्र जहां पे वर्षा अधिक होती है, यहाँ पे बारिश अधिक होती है।
अब अधिक बारिश मृदा की उर्वरता को कैसे प्रभावित करते हैं उसके बारे में समझते हैं। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में अपक्षालन क्रिया द्वारा, किस क्रिया द्वारा? अपक्षालन। वैसे भी मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था अपक्षालन का मतलब क्या होता है कि मृदा में उपस्थित पोषक तत्वों का या मृदा में उपस्थित जल का रिस रिस कर या घिस घिस कर नीचे के स्तरों में चले जाना, यानी पृथ्वी में और गहराई में चले जाना। यही तो फिर पानी होता है जो वापस अपन ट्यूबवेल की सहायता से बाहर निकालते हैं। यानी अपक्षालन का मतलब है रिस रिस कर पानी का मृदा की अधिक गहराई में चले जाना। वापस रिपीट कर रहा हूं, अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में अपक्षालन क्रिया द्वारा अधिकांश घुलनशील पोषक तत्व मृदा के निचले स्तरों में चले जाते हैं। यानी ऐसे पोषक तत्व जो मृदा के ऊपरी स्तर में थे, मृदा के ऊपरी स्तर में थे, और वो पोषक तत्व यदि जल में घुल जाते हैं, जल में घुलनशील होते हैं, तो वो अपक्षालन की क्रिया द्वारा मृदा के निचले स्तरों में चले जाएंगे, मृदा के निचले स्तरों में चले जाएंगे। और जो हम फसल बोते हैं वो तो ऊपरी स्तरों में होती है, यानी उनकी जड़ें भी इतनी गहरी नहीं होती। इसका मतलब अब उस फसल को पोषक तत्व जो कि घुलनशील है वो मिल नहीं पाएंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि वो अपक्षालन की क्रिया के द्वारा अंदर की ओर गहराई में चले जाएंगे। फिर है जिससे मृदा की ऊपरी सतह की उर्वरता कम हो जाती है। आगे मैंने लिखा है अधिक तापक्रम, यानी एक ऐसा एरिया जहां पर तापमान की मात्रा ज्यादा होती है, तापमान की मात्रा ज्यादा होती है। अब ज्यादा तापमान जलवायु के अंतर्गत आने के कारण ये मृदा उर्वरता को कैसे प्रभावित करेगा? तो इसमें मैंने लिखवाया है अधिक तापक्रम मृदा के कार्बनिक पदार्थ का विघटन शीघ्रता एवं सरलता से कर देता है। यानी मृदा के अंदर पाए जाने वाले जो कार्बनिक पदार्थ है उसके ऊपर अधिक तापमान यानी टेम्परेचर अधिक कार्य करके इन कार्बनिक पदार्थों को जल्दी से और सरलता से यानी आसानी से जल्दी जल्दी तोड़ देगा। अब इन कार्बनिक पदार्थों को शीघ्रता एवं सरलता से तोड़ देता है, जिससे इस क्षेत्रों की मृदा उर्वरता में कमी आती है। यानी जिस क्षेत्र में कार्बनिक पदार्थ अधिकांश मात्रा में टूट रहे हैं तो उस क्षेत्र की मृदा की उर्वरता कम होगी। फिर है अधिक तेज और शुष्क वायु, यानी ऐसा क्षेत्र जहां पे ऐसा क्षेत्र जहां पे हवा अधिक तेज चल रही है और शुष्क है। शुष्क का तात्पर्य उसके अंदर पानी की मात्रा नहीं है। नम और शुष्क दो शब्द आते हैं। नम का मतलब है कि उस वायु के साथ कुछ बूंदे पानी की भी चल रही है, और शुष्क का मतलब है उसमें किसी भी प्रकार की वायु में उस वायु में जल की मात्रा नहीं है। यानी अधिक तेज और शुष्क वायु के कारण भी मृदा क्षरण होता है, यानी मृदा में पोषक तत्वों की हानि होती है, जिससे मृदा की उपजाऊ क्षमता कम हो जाती है। ये था चौथा पॉइंट प्राकृतिक पॉइंट में। अब आप आगे लिखो पांचवा पॉइंट, 4 हो गए, पांचवा लिखो यानी मृदा की उर्वरता। ये एग्जाम की व्यू से आ सकता है, यानी कंपटीशन के हिसाब से इतना कुछ इसमें है नहीं, लेकिन 12th के एग्जाम के हिसाब से आ सकता है कि मृदा की उर्वरता को प्रभावित करने वाले प्राकृतिक कारकों के बारे में लिखो, तो आप 4-5 कारक बता देना। अब इसमें आगे है मृदा की भौतिक अवस्था, मृदा की भौतिक अवस्था, पांचवा पॉइंट मृदा की भौतिक अवस्था, ये हेडिंग डाल दो। यानी मृदा की जो भौतिक अवस्था फिजिकल स्टेट है वो कैसे मृदा की उर्वरता को प्रभावित करती है। यदि आप मृदा की भौतिक अवस्था की बात करो, हमने पढ़ा क्ले के बारे में, हमने बलुई मिट्टी के बारे में पढ़ा, हमने सिल्ट के बारे में पढ़ा, मतलब अलग अलग प्रकार की जो मृदाएं होती है उनकी भौतिक अवस्था है वो भी किस प्रकार मृदा की उर्वरता को प्रभावित करती है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसमें आप डैश करके लिखो, मृदा की भौतिक दशा इस प्रकार, मृदा की भौतिक दशा इस प्रकार होनी चाहिए कि उसमें पौधों की बढ़वार हो सके, तथा वायु एवं जल संचार पर्याप्त हो। खड़ी पाई लगाकर आगे लिखो, मृदा की भौतिक दशा अच्छी होने पर उसकी जल धारण क्षमता
उसकी जल धारण क्षमता, जीवाणुओं की क्रियाशीलता, जीवाणुओं की क्रियाशीलता तथा जीवांश पदार्थ की सड़न क्षमता बढ़ जाती है एवं जड़ों का विकास अच्छा होता है, अच्छा होता है। खड़ी पाई लगाकर आगे की ओर लिखो। यदि मृदा अपने आप में बलुई मृदा है तो इस मृदा के रंध्राकाश यानी पोर्स, कोष्ठक में लिख लो PORES, पोर यानी छिद्र, रंध्राकाश यानी पोर्स बड़े होते हैं जिससे जल के साथ पोषक तत्व बड़ी शीघ्रता से नीचे की ओर चले जाते हैं। इससे मृदा की उर्वरता कम हो जाती है। खड़ी पाई लगाकर लिखो। इस कारण इन मृदाओं की उर्वरता खड़ी पाई लगाकर ये नहीं लिखना, मैं वापस लिखवा रहा हूं। खड़ी पाई लगाकर ये लाइन काटो, आप जहां तक खड़ी पाई लगाई ये लाइन काटो और आगे लिखो। इसके विपरीत बारीक कणों वाली मृदाओं जैसे सिल्ट और क्ले की उर्वरता अधिक होती है। ये था 5वां पॉइंट। अब मैं समझा रहा हूं, आ जाओ आप बोर्ड के ऊपर। हम 5वां पॉइंट पढ़ रहे हैं, मृदा की भौतिक अवस्था यानी फिजिकल स्टेज के आधार पे ये मृदा किस प्रकार मृदा उर्वरता को प्रभावित करती है, यानी मृदा खुद कैसे उर्वरता को प्रभावित कर रही है। चलो आ जाओ अपन समझते हैं। मैंने इसमें क्या लिखवाया, मृदा की भौतिक दशा इस प्रकार होनी चाहिए कि उसमें पौधों की बढ़वार हो सके और वायु एवं जल संचार पर्याप्त हो। यानी जो मृदा है उसकी जो साइज है, उसके अंदर पाए जाने वाले कणों का जो आकार है, उसकी जो भौतिक दशा वो इस प्रकार होनी चाहिए कि उसमें जो पौधे हमने बोए हैं उनकी बढ़वार हो सके एवं उस मृदा में गैप आप देख रहे हो मृदा के कणों में, वो इस प्रकार होना चाहिए कि इसके अंदर वायु एवं जल जा सके। ये कंडीशन होनी चाहिए। फिर आगे मैंने लिखवाया इसमें कि मृदा की भौतिक दशा अच्छी होने पर उसकी जल धारण क्षमता, जीवाणुओं की क्रियाशीलता एवं जीवांश पदार्थों की सड़न क्षमता अधिक होती है, जिससे जड़ों का विकास अच्छा होता है। यानी मृदा की भौतिक दशा यदि अपने आप में एक अच्छी है तो उसमें जल धारण क्षमता, यानी वो मृदा अपने आप में जल को रोके रखेगी अच्छा, यानी जल गहराई में नहीं जा सकेगा। यदि मैं कह रहा हूं मृदा के बड़े बड़े कण है और उनके मध्य एक गैप ज्यादा, तो पानी जैसे आएगा वो गहराई में चला जाएगा। यानी मृदा की भौतिक अवस्था इस प्रकार होनी चाहिए कि मृदा के कणों के मध्य बहुत ही कम स्पेस हो और कण आपस में यदि चिपके हुए हो तो वो जल को रोक सकते हैं, यानी उसकी जल धारण क्षमता अधिक होगी। और आगे है जीवाणुओं की क्रियाशीलता। यदि उस मृदा के अंदर पाए जाने वाले जीवाणु हैं उनकी क्रियाशीलता अच्छी है। सिंपली बात है, यदि मैं कोई भी फसल बोता हूं उस फसल को अपनी बढ़वार के लिए उस मृदा के अंदर जीवाणुओं का होना आवश्यक है। आप नाइट्रोजन स्थिरीकरण में पढ़ते हो, ये जीवाणु मृदा में उपस्थित फसल को बढ़ाते, राइजोबियम दूसरे ऐसे कुछ आपने नाम सुने होंगे। यानी जीवाणुओं की उस मृदा के अंदर जीवाणुओं की क्रियाशीलता अधिक है तो भी वो मृदा अपने आप में एक उपजाऊ मृदा होगी। इसके बाद जीवांश पदार्थों की सड़न क्षमता, यानी जो मृदा के अंदर सड़े गले पदार्थ, यदि आप उसके अंदर घर का कचरा डालते हो, वैसे भी आप थोड़े गरम जो को उकड़ा थे बेड़ा करो वर्षाल में पिल जाए नौख्याओ ना,
खेत में नौको को छोटो छोटन मत रहा, मतलब आप खेत के अंदर फैला के आते हो और जैसे एक बार पहले बरसात होती वो सड़ जाते, वो होते जीवांश पदार्थ। क्या होते? जीवांश पदार्थ। यानी उन जीवांश पदार्थों की सड़न क्षमता भी अधिक होनी चाहिए, यार माने वो जल्दी जल्दी सड़ने चाहिए। यदि ये चीजें अच्छी होती है तो जड़ों में जो मृदा है, उस मृदा में हमने जो पदार्थ बोए हैं, सॉरी जो अपने फसल बोई है, उन जड़ों का विकास भी अच्छी तरह होगा। फिर मैंने आगे लिखवाया है कि बलुई मृदा, यदि मैं बालू रेत की बात करता हूँ, बलुई मृदा की बात करूँ तो इसमें पाए जाने वाले जो कण होते हैं, उन कणों के अंदर रंध्राकाश या पोर यानी छिद्र है वो अधिक होते हैं, यानी एक कण ऐसे होता है, दूसरा ऐसे होता है, ऐसे। इसका मतलब जो बलुई मृदा है वो अपने आप में उपजाऊपन में कम होती है। क्यों होती है? क्योंकि उसके जो कण होते हैं उनके मध्य स्पेस ज्यादा होती है, जैसे भी कोई पोषक पदार्थ या पानी आएगा वो गहराई में चला जाएगा। इसके विपरीत हम यदि सिल्ट और क्ले की बात करें, हमने मृदाएं पढ़ी थी, यदि हम सिल्ट एवं क्ले की बात करें तो क्ले की बात करें तो इनकी जल धारण क्षमता बलुई की तुलना में अच्छी होती है। क्यों होती? इनमें जो कण होते हैं बारीक होते हैं, छोटे छोटे होते हैं और पास पास होते हैं। ये आया समझ में? चलो आगे बढ़े। ये मोस्टली 4-5 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं मृदा की उर्वरता को प्रभावित करने वाले प्राकृतिक कारकों। अब आप बी नंबर हेडिंग डाल दो, वो जहां तक ये पढ़ा उसके बाद अब लिखते हैं अपन कृत्रिम कारक। कृत्रिम कारक यानी आर्टिफिशियल फैक्टर कौन कौन से हैं जो मृदा की उर्वरता को प्रभावित करते हैं। हमने प्राकृतिक पढ़ ली, अब हम पढ़ रहे हैं कृत्रिम। तो आप सेकंड नंबर हेडिंग डालो कृत्रिम कारक। चलो हेडिंग डाल दो कृत्रिम कारक। कृत्रिम कारक में पहला आप लिखो, पहला लिखो जलाक्रांति, और इसके ऊपर एक तारा लगा दो, अक्सर इसके बारे में पूछा जाता है। जलाक्रांति या इसे इंग्लिश में बोलते हैं वाटर लॉगिंग। तो इंग्लिश में भी सब ध्यान रखना आपको, वाटर लॉगिंग, वाटर लॉगिंग, जलाक्रांति। प्राकृतिक कारकों में ये अक्सर पूछा जाता है, जलाक्रांति किसे कहते हैं, क्या है क्या नहीं। चलो ये लिखा, अब इसमें डैश करके आप लिखो, इसमें डैश करके लिखो आप, जब मृदा में फसल की, जब मृदा में फसल की आवश्यकता से अधिक जल का, आवश्यकता से अधिक जल का भराव, जल का भराव होता है, भराव होता है, और इसके निकास का उचित प्रबंध नहीं होता है, और इसके निकास का उचित प्रबंध नहीं होता है, तो मृदा में वायु की कमी हो जाती है, तो मृदा में वायु की कमी हो जाती है। इस स्थिति में विनाइट्रीकरण को प्रोत्साहन मिलता है, प्रोत्साहन मिलता है। परिणाम स्वरूप मृदा उर्वरता में कमी हो जाती है, परिणाम स्वरूप मृदा उर्वरता में कमी हो जाती है, कमी हो जाती है। एवं अधिक पानी भरने से मृदा की भौतिक दशा भी खराब हो जाती है, एवं अधिक पानी भरने से मृदा की भौतिक दशा भी खराब हो जाती है, तथा आवश्यक पोषक तत्व अपक्षालन द्वारा जड़ से नीचे चले जाते हैं, जड़ से नीचे चले जाते हैं, जड़ से नीचे चले जाते हैं। चलो लिख लिया यहां तक। अब आओ बोर्ड के ऊपर, वैसे जल्दी बोल रहा हूं, है ना, स्पीड ज्यादा है मेरी। चलो आगे वाले पॉइंट धीरे धीरे अपन लिखेंगे। चलो हम पढ़ रहे हैं मृदा की उर्वरता को प्रभावित करने वाले कृत्रिम कारक, जिसमें से पहला कारक है जलाक्रांति, वाटर लॉगिंग। अक्सर पूछा जाता है। वैसे वाटर लॉगिंग का मतलब होता है एक विशेष क्षेत्र में पानी की अत्यधिक मात्रा होना, वाटर लॉगिंग कहलाता है। अब देखो इसमें है क्या, मैंने लिखा है जब मृदा में फसल की आवश्यकता से अधिक जल का भराव होता है। यानी हमारे पास एक मृदा है,
उसमें हमने जो फसल बोई है या जो फसल बो रहे हैं उस फसल को जिस मात्रा में पानी चाहिए उससे अधिक उसके अंदर यदि पानी का भराव है, उससे अधिक यदि पानी का भराव है, तो ये स्थिति क्या कहलाती है? जलाक्रांति या वाटर लॉगिंग। वापस रिपीट कर रहा हूं, जब मृदा में फसल की आवश्यकता से अधिक जल का भराव होता है तो इसके निकास का उचित प्रबंध नहीं होता, यानी जल का भराव ज्यादा है और इसको निकालने का कोई साधन भी नहीं है हमारे पास, यानी उस स्थान से इसको निकालने का कोई यदि साधन भी नहीं है तो मृदा में वायु की कमी हो जाती है। ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, मृदा में वायु की कमी, ये अक्सर पूछा जाता है। जलाक्रांति की अवस्था में मृदा में किसकी कमी हो जाती? वायु की। वायु का मतलब हवा की, हवा का मतलब ऑक्सीजन की, हवा का मतलब ऑक्सीजन की, मतलब जलाक्रांति की अवस्था में जड़ वाले भाग को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती? क्योंकि वहां पे जल की मात्रा अधिक भरी हुई है, जल की मात्रा अधिक भरी हुई है। तो यहाँ पे क्या है? मृदा में वायु की कमी हो जाती है, वायु का मतलब ऑक्सीजन। इस स्थिति में विनाइट्रीकरण को प्रोत्साहन मिलता है। इस स्थिति में किस चीज को प्रोत्साहन मिलता है? विनाइट्रीकरण। विनाइट्रीकरण, विनाइट्रीकरण का मतलब है यहां पर जो नाइट्रोजन है उस मृदा के अंदर, वो नाइट्रोजन बाहर की ओर निकलना शुरू करती है। हालांकि कोई भी आप वैसे अपन यूरिया डीएपी यूज करते हैं एनपीके, मुख्य तो उसके अंदर क्या होता है? नाइट्रोजन होता है, और नाइट्रोजन तो पौधों का आवश्यक पोषक तत्व है। आवश्यक क्यों है? क्योंकि पौधों को पर्याप्त रूप से नाइट्रोजन नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती? हालांकि वातावरण में 78% नाइट्रोजन है, लेकिन पौधों को वो नाइट्रोजन लेने के लिए छोटे छोटे सूक्ष्म जीवों की आवश्यकता होती है। डायरेक्ट पौधा उस नाइट्रोजन को नहीं ले सकता। अब इस अवस्था में क्या होता है? जो नाइट्रोजन होती है या नाइट्रोजन संबंधित पदार्थ होते, नाइट्राइट या नाइट्रेट जो भी होते, वो यहां से उड़ना शुरू हो जाते हैं, यानी विनाइट्रीकरण होना शुरू होता है। इसका मतलब वहां से नाइट्रोजन की मात्रा कम होने लगती है, तो प्रोत्साहन मिलता है। परिणाम स्वरूप क्या होता है? मृदा की उर्वरता में कमी आती है, यानी जलाक्रांति भी अपने आप में मृदा की उर्वरता को कम करता है। ये अपने आप में एक प्राकृतिक कारक है। अधिक पानी भरने से मृदा की भौतिक दशा भी खराब हो जाती। खराब हो जाती नॉर्मल जो साधन अवस्था, यहाँ तक कीचड़ टाइप हो जावे घणो, तो वो भी एक पौधे लिए तो आवश्यक नहीं है। आगे, तथा आवश्यक पोषक तत्व अपक्षालन द्वारा जड़ के नीचे की ओर चले जाते। सिंपली बात है, यदि ज्यादा पानी भरा हुआ है तो ऊपर की ओर वाले जो पोषक तत्व होते वो अपक्षालन की क्रिया द्वारा गहराई में चले जाएंगे। ये था आपका पहला कृत्रिम कारक यानी आर्टिफिशियल फैक्टर। सेकंड आप हेडिंग डालो इसमें फसल प्रणाली। फसल प्रणाली यानी क्रॉपिंग सिस्टम। कृत्रिम कारक में हमने पहला कारक पढ़ा जलाक्रांति। क्या पढ़ा? जलाक्रांति। सेकंड, फर्स्ट हमने पढ़ा जलाक्रांति, सेकंड आप इसमें हेडिंग डालो, सेकंड आप इसमें हेडिंग डालो फसल प्रणाली। फसल प्रणाली यानी फसल को बोने के तरीके होते हैं, वो तरीके कैसे मृदा की उर्वरता को प्रभावित करते हैं। तो सेकंड आप पॉइंट डालो फसल प्रणाली, और इसमें लिखना शुरू करो, इसमें लिखना आप शुरू करो। लिखो, यदि एक निश्चित भूभाग पर प्रति वर्ष एक ही फसल उगाई जाती है, प्रति वर्ष एक ही फसल उगाई जाती है, तो यह फसल प्रति वर्ष, मैं वापस रिपीट कर रहा हूं पूरी लाइन। यदि एक निश्चित भूभाग पर प्रति वर्ष एक ही फसल उगाई जाती है, प्रति वर्ष एक ही फसल उगाई जाती है, तो यह फसल प्रति वर्ष निश्चित तत्वों का शोषण करती है, यहां ऐसे लिख लो, शोषण करती रहती है। तो यह फसल प्रति वर्ष निश्चित तत्वों का शोषण करती रहती है, जिसके फलस्वरूप इन तत्वों की मृदा में
कमी हो जाती है, कमी हो जाती है। एवं मृदा उर्वरता भी कम हो जाती है, एवं मृदा उर्वरता भी कम हो जाती है। खड़ी पाई लगाकर नई वाली लाइन में लिखो, खड़ी पाई लगाकर नई वाली लाइन में लिखो। सघन खेती करने से, सघन खेती करने से, सघन खेती, हाँ ऐसे लिखो, चलो सॉरी आप लिखो। सघन खेती करने से मृदा उर्वरता में शीघ्र गिरावट आ जाती है। सघन खेती करने से मृदा उर्वरता में शीघ्र गिरावट आ जाती है, जबकि वैज्ञानिक ढंग से, जबकि वैज्ञानिक ढंग से फसल चक्र के अनुसार फसलें उगाने पर, फसल चक्र के अनुसार फसलें उगाने पर मृदा की उर्वरता बनी रहती है, मृदा की उर्वरता बनी रहती है। खड़ी पाई लगाओ और आगे लिखो। फसल चक्र में दाल वाली फसलें, फसल चक्र में दाल वाली फसलें उगाने से, उगाने से मृदा उर्वरता बढ़ती है, मृदा उर्वरता बढ़ती है। अब आ जाओ आप बोर्ड के ऊपर। वैसे भी जितने भी कृत्रिम कारक है वो अपने आप में बहुत ही बढ़िया है। हालांकि आप प्राकृतिक कारक तो मतलब नेचुरल जो ईश्वर द्वारा दी गई चीजें उनको तो हम इतना गहराई से न समझ पाए, लेकिन इन चीजों को हम समझ सकते हैं, क्योंकि कृत्रिम कारक हम खुद इफेक्ट लगा रहे हैं, हम अधिकांश हम खुद इफेक्ट लगा रहे। जलाक्रांति भी आपको समझ में आ गया कि हाँ पानी ज्यादा होगा तो भी नुकसान है। क्यों नुकसान है? कि जड़ों को सही ढंग से वायु यानी ऑक्सीजन की मात्रा नहीं मिल पाएगी और भी नाइट्रोजन की क्रिया भी हो जाएगी। अब हम सेकंड पढ़ रहे फसल प्रणाली। फसल प्रणाली वैसे भी लैंग्वेज जो लिखवाई आप समझ सकते हो, अपने खेता में अधिकांश की हुए। आज यदि ये भाग में आप गेहूं बाया हाँ तो अगले साल ये भाग में आप गेहूं बावा अपना एक सिस्टम सब बढ़िया है, सिस्टम बढ़िया है। ये पका चीज़ पढ़ रहे हो। वैसे देखो सिंपली बात है, यदि थे हमारे खेत की बात करो, वैसे हर जो किसान है या खेती बाड़ी करे जिनके ट्यूबवेल नहीं है तो अभी बरहाड़े की बात करा नॉर्मल अपना आड़ जी की जगह बाजरी बाई थी, अगले साल 99% दूसरी जगह पे बाजरी बावा है, वो जगह यहाँ तो अपे ग्वार बावा या मूंग मोट बावा, हाँ या ना, यानी अपी फसल ना चेंज कर रहा। जी की जगह लास्ट साल अपना ग्वार बाए तो उस जगह पे की बावा बाजरी बावा, ये सिस्टम करा नहीं करा, इसको बोलते हैं फसल प्रणाली। इसमें मैंने आपको क्या लिखवाया, इसमें मैंने लिखवाया है यदि एक निश्चित भूभाग पर प्रतिवर्ष एक ही फसल उगाई जाती है, यानी मेरे पास एक ये पर्टिकुलर एक भूभाग है, एक ये भाग है, मैं यहाँ पे प्रतिवर्ष एक ही फसल बो रहा हूँ, यानी यदि मैं यहाँ पे पिछले 5 साल से बाजरा बो रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ? बाजरा बो रहा हूँ। यहाँ पे मैं प्रतिवर्ष यहाँ पे मैं यदि बाजरा बो रहा हूँ तो क्या होगा, यदि एक निश्चित भूभाग पर प्रतिवर्ष एक ही फसल उगाई जाती है तो यह फसल प्रतिवर्ष निश्चित तत्वों का शोषण करती रहती है। यानी ये बाजरा मैंने कंटिन्यू 4-5 वर्ष बोया, इस बाजरे को मैं कह रहा हूं यदि कैल्शियम वाला, मैं चलो कोई और एग्जांपल देता हूं, यदि मैं कह रहा हूं इसको फॉस्फोरस पसंद है, क्या है? फॉस्फोरस पसंद है, तो बाजरे की ग्रोथ के लिए, हालांकि अधिकांश पोषक तत्व होते हैं, नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, पोटेशियम है, अधिकांश होते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं उसको फॉस्फोरस ज्यादा पसंद है, यानी इसकी ग्रोथ के लिए, इसके उपजाऊपन के लिए एग्जांपल दे रहा हूं मैं। फॉस्फोरस की यदि आवश्यकता अधिक होती है तो इस भूभाग में ये बाजरा फॉस्फोरस लेता रहेगा, 1 साल फॉस्फोरस लेगा, 2 साल लेगा, 3 साल लेगा, जैसे जैसे कंटिन्यू लेगा तो इस भूभाग में फॉस्फोरस की मात्रा क्या हो जाएगी? डाउन। क्या हो जाएगी? डाउन। तो यही तो है, यदि हम निश्चित भूभाग पर प्रतिवर्ष एक ही फसल उगाते हैं तो ये फसल प्रतिवर्ष निश्चित तत्वों का शोषण करती है, यानी उस फसल को जो पोषक तत्व चाहिए उनका शोषण करती है, यानी उनको लेती है, जिसके फलस्वरूप इन तत्वों की मृदा में कमी हो जाती है। यदि मैं कह रहा हूं बाजरा बो रहा हूं तो इसमें फास्फोरस की कंटिन्यू कमी हो जाएगी और इसकी उर्वरता कम हो जाएगी। आगे लिखवाया है सघन खेती करने से। सघन खेती से समझते हो? घाटी खेती करना अपन ध्यान अपने तो भूभाग है तो एक झाड़ को एक उगे तो बढ़िया है, ये तो कोई लालची हो कि कैसे घना दाना नाक से, यानी ऑक्सीजन, यानी सघन खेती करते हैं, यानी घाटी खेती करन
वो भी मृदा उर्वरता न प्रभावित करे या उग्र कांड भी मृदा उर्वरता कम होए। तो ये लिखो, यदि हम सघन खेती करते हैं तो मृदा की उर्वरता में शीघ्र गिरावट आ जाती है, जबकि वैज्ञानिक ढंग से या अपने देसी ढंग की बात करूं, यदि वैज्ञानिक ढंग से फसल चक्र के अनुसार फसलें उगाने पर मृदा की उर्वरता बढ़ती। फसल चक्र के अनुसार मतलब पिछले साल बाजरा बोया, अब यार यहाँ से बाजरा हटा कर कहीं और बो, यहाँ पे आप तिल है, मूंग है, मोठ बो या कोई और बो, यानी फसल चक्र के अनुसार यदि हम फसलें बोते हैं तो मृदा उर्वरता बनी रहती है। और लास्ट में मैंने लिखवाया फसल चक्र में दाल वाली फसलें उगाने से मृदा उर्वरता बढ़ती। सिंपली बात है, दाल वाली तो फसलें होनी चाहिए, दाल वाली यानी सोयाबीन है, दाल खुद है, या इससे संबंधित और भी चीजें हैं, यानी दाल से संबंधित जुको दाल, मूंग है, अरहर है, मोठ है, यानी दाल वाली फसलें आप बोते हो तो ये फसलें मृदा की उर्वरता को बढ़ाती है। क्यों बढ़ाती है? क्योंकि दाल वाली किस्मों की जड़ों में पाए जाते हैं राइजोबियम नामक जीवाणु, जो वातावरण में उपस्थित नाइट्रोजन को उस मृदा के अंदर ज्यादा मात्रा में बढ़ा देते हैं। ये था आपके सेकंड फसल प्रणाली भाग जो कृत्रिम कारक के अंदर आता है। बाकी कुछ और भाग है कृत्रिम कारक में जो हम कल डिस्कस करेंगे। चलो पढ़ते, कोशिश करूंगा मैं कंटिन्यू आता रहूंगा। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और आप कंटिन्यू स्कूल आते रहे और क्लासे लेते रहे।